हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज फिर हाजिर हैं बायोलॉजी की अपने पार्ट 4 के साथ। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कोशिका सेल के बारे में। इसमें पहला है, सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला, कोशिका सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और हम कल ही बात कर चुके हैं पिछले क्लास में जो कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक महोदय ने की थी। उसके बाद है कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव नाम से यह स्पष्ट है, जो एक कोशिका से बना होता है। बहुकोशिकीय जीव जो एक से अधिक कोशिका का बना होता है। उसके बाद अगला है, कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक महोदय ने की थी, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। पिछले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक महोदय ने 1674 में की थी। उसके बाद अगला है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान महोदय ने 1838-1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। आज की फुल क्लास कोशिका से संबंधित ही है। कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने। जीवित कोशिका को खोजा ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका की खोज, बार बार एग्जाम में केंद्रक भी दे देता है और केंद्रिका भी, तो दोनों की खोज कुछ भी रहे, केंद्रक रहे या केंद्रिका रहे, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद अगला है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जीवाणु की होती है, यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। उसके बाद अगला है, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें मुख्य क्रिएटर केंद्रक का ही होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें मुख्य क्रिएटर जो होता है वो केंद्रक ही होता है। उसके बाद अगला है, कोशिका के मुख्य भाग, कौन कौन भाग है इसमें देखना है। कोशिका भित्ति, यह केवल पादप में होता है। कोशिका भित्ति केवल पादप में ही पाया जाता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद अगला है, कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन दोनों की बनी होती है कोशिका भित्ति। उसके बाद अगला है, कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होता है कौन? तो कोशिका भित्ति। किसी भी कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायक होता है कोशिका भित्ति। उसके बाद अगला है, दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका का बना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बार बार आते हैं सेट में। जो दृढ़ ऊतक किसका बना होता है? तो यह निर्जीव कोशिका का बना होता है। अगला है, पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, वह हम पिछले पेज में देख चुके हैं। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंटिडोगल केन की बनी होती है। ये सब हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, क्लियर है। उसके बाद है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। लोहित कोशिका की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। उसके बाद अगला है, तंत्रिका कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ एसीटोकोलिन है। ये नया क्वेश्चन मिलेगा, ये बुक में जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि CBT2 खास के CBT2 और ग्रुप डी बहुत हार्ड एग्जाम भी होने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी बस नॉर्मल जो वन लाइनर होता है उसको पढ़ के नहीं निकाला जा सकता है। उसके बाद अगला है, तंत्रिका कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ एसीटोकोलिन है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे देखेंगे आगे के क्लासों में। उसके बाद अगला है, कोशिका को आत्महत्या की थैली किसने कहा था? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज CD डुबे महोदय ने की थी। इसका मुख्य कार्य, लाइसोसोम का मुख्य कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना। उसके बाद अगला है, स्तनधारियों के लाल रक्त कण में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है।
उसके बाद जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है। किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोश का विभाजन नहीं होता है। उसके बाद अगला है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने की थी। ये भी आगे की क्लास में देखेंगे। इसके बाद अगला है जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो जंतु कोशिका का आकार लगभग वर्गाकार ही होता है। उसके बाद अगला है समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में और अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन कोशिकाओं में। तो वो आगे क्लास में देखा जाएगा। समसूत्री विभाजन नाम से यह स्पष्ट है, समसूत्री समान सूत्री। तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद अगला है अधिचर्म कोशिका से त्वचा बना होता है। त्वचा किस कोशिका का बना होता है? तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बना होता है। उसके बाद अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। उसके बाद अगला है कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा? तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले बिरचाऊ महोदय ने देखा 1855 में 1855 में। उसका अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? कौन सी रचना जंतु और वनस्पति कोशिका में अंतर करती है? तो इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं जो कल पिछले क्लास में देख चुके हैं, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अंकों का अध्ययन, कल ही बोले थे तंत्रिका का अध्ययन होगा तो न्यूरोलॉजी, तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी और अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी, नंबर न्यूमेरोलॉजी। शिलालेखों का अध्ययन ईपीग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन ईपीग्राफी या एपिग्राफी भी उसको बोल सकते हैं। मानव जाति का अध्ययन एथनोग्राफी। दांत और मसूड़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पर्वतों का अध्ययन ऑरोलॉजी। खनिजों का अध्ययन मिनरलोजी, खनिजों का अध्ययन मिनरलोजी। शब्दकोश का अध्ययन लेक्सिकोग्राफी। चैनल अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे ये नोट्स, अगर जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और एनटीपीसी और सीबीटी 2 एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का भी अगर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, लेकिन खास के एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले जितना अच्छा से तैयारी करेंगे, अभी एनटीपीसी कटअप को देखते हुए खूब पढ़े बहुत अच्छी तरह से। और किसी भी चीज़ को जो कमजोरी है, कहाँ कमजोरी है, किस चीज़ में कमजोरी है, उस चीज़ को दूर करते हुए एग्ज़ाम में जाए, रिजल्ट ज़रूर होगा। थैंक यू।